महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए और महिलाएं क्या सोचती हैं, किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज की महिलाओं तक पहुंचाएं। तो इस बीच एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गरिमा गुप्ता हैं, कंसल्टेंट हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, अल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर गरिमा गुप्ता को, प्लीज आप मंच पर आएं और किस तरह से मेडिकल क्षेत्र में महिलाएं समस्याओं को फेस कर रही हैं उनके बारे में बताएं और कैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को समस्याएं होती हैं, क्या निजी हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सुविधाएं मौजूद हैं, ये तमाम चीजें हैं। मंच को आगे संचालन करेंगी हमारी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आप मंच का संचालन करें, इट्स ओवर टू यू। और जो चीजें हैं महिलाओं की वो हम लगातार लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारा प्रयास है। साक्षी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सौरभ। सो हम महिलाएं कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है और अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशन से जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही है और हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और कार्यक्रम का लास्ट पैनल है बट नॉट द लीस्ट पैनल, क्योंकि ये बात महिलाओं से जुड़ी हुई है और महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई है, उनकी रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस से जुड़ी हुई है। जी हाँ, वो बात जो महिलाएं खास तौर अपने लिए इग्नोर कर जाती हैं, लेकिन इसका खास ख्याल रखना कितना ज़रूरी है ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस खास पैनल में जुड़ेंगी डॉक्टर गरिमा गुप्ता, जो कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और एक रोबोटिक सर्जन भी है। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हम महिलाएं में। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन जी, एंड थैंक यू मुझे इस मंच पे बुला के इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड येस, इट माइट बी द लास्ट सेशन इन दिस टॉक टुडे, बट मैं कहना चाहूँगी कि हम सुबह से ही बात कर रहे हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में एंड उनको अपलिफ्ट करने के बारे में। सो हेल्थ, वुमेन हेल्थ इज़ अ वेरी कोर पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन हेल्थ मीन्स एक फैमिली का एक आधार एक फीमेल होती है। बिल्कुल। सो एक फैमिली, अगर वो एक फीमेल हेल्दी है तो एक फैमिली भी हेल्दी है। ट्रू। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हेयर सिटिंग एंड आई थिंक यहाँ पे बैठने के बाद मैं कुछ ऐसे बात के मिथ्स क्लियर कर पाऊँगी, कुछ अवेयरनेस फैला पाऊँगी, जिससे कि आज हमारी टॉक थोड़ी मीनिंगफुल हो जाए। राइट, सो इट्स सर्टेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। और सबसे पहले चूंकि आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं कुछ सवाल आपसे पहले आईवीएफ से जुड़े हुए ही करना चाहूँगी। आईवीएफ अभी भी, अगर हम इंडिया की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, अभी भी एक टैबू है। मतलब लोग इसके बारे में खुल के बात करने से नहीं बात करते हैं, इसे अच्छा नहीं मानते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? सो इट इज़ नॉट जस्ट द आईवीएफ, आई वुड से इट इज़ द इनफर्टिलिटी या बांझपन, जिसके बारे में लोग बात करना कम पसंद करते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि एक बच्चे को जन्म देने का सारा जो श्रेय है या जो सारा जो भार है वो फीमेल का goes to the mother, yes. Yes, it is not. The couple it is involved in bringing the life, है ना? So in that scenario शायद हमारी patriarchal society है, तो हमें पता है कि infertility या बांझपन 30% या 40% मेल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। क्योंकि इसमें मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व है, इसलिए शायद उस बात को कोई सामने लाना नहीं चाहता, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उसको एक दबी नज़र से देखा जाता है इस वजह से। और यस, पहले के ज़माने में चीज़ें अलग थी। पहले के ज़माने में इफ़ इन केस अ कपल इज़ नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, लोग बहुत जल्दी दूसरी शादी कर लेते थे एंड देयर वाज नो फैसिलिटीज़ फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो पहले का टाइम अलग था, पर आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सो लॉट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, बट लोग अभी भी कतराते हैं बाहर आने से, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ मिथ्स एसोसिएटेड हैं, कुछ ना कुछ सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है, और उसको एक वही दबी नज़र से देखा जाता है। हमारी सोसाइटी का भी इसमें एक स्टीरियोटाइप्स होना और अगर वो मैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई कपल मेरे पास आता है और उसे, जैसे बहुत से कपल को कई बार पता होता है कि एक मेल फैक्टर है उन्हें, जैसे कि स्पर्म काउंट निल है, पर जब कपल आता है तो हमेशा फैमिली भी साथ में आती है, ठीक है? एंड
साथ में आती है ताकि ये बात आगे स्प्रेड ना हो पाए। बहुत से कपल्स मैंने अब तक में देख लिए हैं, जब मेल फैक्टर होता है तो वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पूरी फैमिली को भी नहीं पता होता है कि वाई दे आर सीकिंग दी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। बट वहीं पे एक फीमेल फैक्टर अगर होता है तो पूरे परिवार को पता होता है कि व्हाट इज़ द कॉज एंड वाई दे आर सीकिंग दी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो शायद वो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, दे आर वेरी एडमेंट टू बिलीव they- कि हाँ yeah, मेल फैक्टर भी शायद, सप्रेसिंग हो yes, सकता है। वो ईगो है थोड़ी सी जो आ जाती है बीच में, से शायद वो खुल के बात भी नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो आप इनफर्टिलिटी की समस्या की बात कर रहे हैं, ये आजकल बढ़ती भी बहुत ज़्यादा जा रही है। अगर पिछले समय के कंपैरिजन में देखें तो आजकल इनफर्टिलिटी फीमेल्स में और या कपल में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या बेसिक फैक्टर्स हैं, क्या कारण है? तो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया, फीमेल में नहीं कपल्स में इनफर्टिलिटी। यस, सो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी यस बढ़ती जा रही है। अगर मैं रोज़ की अपनी ओपीडी की बात करूं, अगर मैं रोज़ 50 से 60 पेशेंट देख रही हूँ तो कम से कम उसमें 10 पेशेंट ऐसा है जो इनफर्टिलिटी के साथ जूझ रहा है। सो क्या कारण हो सकता है जिससे इनफर्टिलिटी बोथ मेल और फीमेल में बढ़ती जा रही है? तो अगर मोस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें, द नंबर 1 पे जो आता है द चेंज इन द लाइफस्टाइल। अब हमारी जीवन शैली पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जिस तरीके का हम खाना हैं वो उसमें शायद मिलावट बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके की हम हवा में रह रहे हैं उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। हमारा स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। अगर हम और चीज़ों की बात करें, स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज रैम्पेंटली, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इवन दी ड्रग कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज। हमें तो वैसे ही पता है हम ये पंजाब एंड हरियाणा में ड्रग कंजम्पशन कितना है। सो दीज things have led to the increase in fertility. This is the most common factor. Then the second most common is late age of marriage. आजकल कपल्स जो पहले शायद 20-25 साल पे शादी हो रही थी, आज की डेट में वो शिफ्ट होकर 30-35 साल हो गया है। सो यस, एज शिफ्टिंग की वजह से भी रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड देन इज कि डिलेइंग इन प्रेगनेंसी। अगर शादी भी टाइम से हो गई है तो आज की डेट में कपल पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है या लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहता है एंड देन ओनली वो फैमिली बिल्डिंग की तरफ सोचते हैं। एंड द थर्ड रीजन कैन बी देयर इज इंक्रीज इन लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑल्सो इन फीमेल्स, जैसे कि पीसीओडी आपने सुना होगा, पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड्स जिसे आम भाषा में रसौली कहते हैं, ये चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड लास्ट है, अब कपल भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो 6 महीना या 1 साल ट्राई करने के बाद भी उनसे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो वो बहुत जल्दी आज की डेट में ट्रीटमेंट सीख करते हैं या हमारे पास आते हैं। एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़े, कभी कभी काउंसलिंग से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है कि 2 चीज़ें, मतलब कोई भी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो किसी कपल को लगता है कि अब तो पता नहीं क्या मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरगो जाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बट दे शुड नो कि हो सकता है आपको कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े, ओनली काउंसलिंग कैन हेल्प यू। तो ये भी एक फैक्टर है कि काउंसलिंग से भी बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। यस, सिंपल सा फैक्ट है, हमें बायोलॉजी पढ़ाई जाती है स्कूल में। मोस्टली एवरीवन स्टडीज बायोलॉजी टिल 10th, बहुत कम लोग होते हैं 11th और 12th में पढ़ते। सो जो अगर हम नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करें, फर्टाइल पीरियड की बात करें, तो बहुत लोगों को अपना फर्टाइल पीरियड ही नहीं पता होता है। सो यस, जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल काउंसलिंग से भी अगर एक पेशेंट कपल को ये समझाने से कि ये आपका फर्टाइल पीरियड है एंड इस टाइम पे कांटेक्ट बनाने से सबसे ज़्यादा चांस ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, तो कभी कभी दैट ऑल्सो वर्क्स। राइट। ऑल्सो अभी आपने जिक्र किया था दैट डिलेड मैरिजेस एंड ऑल्सो सीकिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिफोर बिकमिंग पेरेंट्स, तो ये भी कपल्स में बहुत ज़्यादा आया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वुमेन के लिए व्हाट इज़ द राइट एज आफ्टर दैट उनको अपनी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका खास ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासतौर से वर्किंग वुमेन है उनको कैसे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए? सो सबसे पहले तो हम ये समझें कि फीमेल बॉडी बहुत डिफरेंट है मेल बॉडी से। फीमेल की बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, मेल्स की बॉडी में ऐसा नहीं होता। हर फीमेल एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती हैं एंड वो विद टाइम डिक्रीज होते जाते हैं। इस वजह से फीमेल मीनोपॉज होता है, मेल्स में मीनोपॉज नहीं होता है। सो व्हेन तो ये जो डिक्रीज इन नंबर ऑफ एग्स है, ये एक सर्टेन एज के
साथ होता ही चला जाता है. सो जो दो टाइम लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा एग का नंबर डिक्रीज होता है वो है 30 ईयर्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ 35 ईयर्स एंड 40 के बाद तो इट बिकम्स ड्रास्टिकली डिक्रीज. सो वो ये टाइम लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें दैट वुड बी 25 to 32. 25 भी नहीं, 20 years to 32 years. But if in case because of your फैमिली प्लानिंग या बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप कुछ पोस्टपोन करना चाहते हैं तो आप इस टाइमलाइन का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, अपनी बॉडी चेक करवा सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, एग का नंबर एंड काउंट वगैरह सही है, क्वालिटी वगैरह सही है, एंड देन यू कैन डू अ फैमिली प्लानिंग. दैट वुड बी अ मोर रियलिस्टिक वे टू डू दैट. ठीक है. डॉक्टर गरिमा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अभी आपने बताया कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है फीमेल बॉडी की. मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं. क्या सबसे बड़ा मिथ है इसको लेके और कितना सीरियसली इसको लेना चाहिए? द पॉइंट इज कि पीरियड इज अ काइंड ऑफ सिग्नल टू द बॉडी दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल. फीमेल्स के साथ, राइट. फीमेल का अगर हम बात करें पीरियड का जो टाइम लाइन होता है वो कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 11 years अप टिल 50 or 55 years ऑफ एज. राइट. सो जो मिथ्स इन्वॉल्व हैं वो ये है कि सबसे पहले लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पीरियड, नॉर्मल पीरियड किसे कहना चाहिए. सो नॉर्मल पीरियड में एटलीस्ट 2 से 7 दिन का पीरियड आना चाहिए. पीरियड ना ज़्यादा आना चाहिए ना बहुत कम आना चाहिए, ठीक आना चाहिए. ठीक का मतलब है एटलीस्ट 3 to 4 pads usage every day. This is the correct estimation. So ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो अगर मिथ्स की बात करें, लोगों को लगता है कि 50 के बाद या 55 के बाद आपको पीरियड्स आ रहे हैं, वो गलत है. आपको टाइम से जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, आई मीन 10 years से पहले पीरियड आ रहे हैं, वो भी गलत है. आपको ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, वो भी गलत है. आपको बिना पीरियड्स के टाइम पे भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आ रही है, वो गलत है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये कि अगर आप अपने हस्बैंड से कॉन्टैक्ट बनाते समय स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा देखने की मतलब उस साइन को पकड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो मिथ्स इसी के अराउंड पे सारे हैं कि लोगों को अक्सर ही वो ये मान के चलते हैं कि पीरियड आ रहा है, आने दो, रोको मत, ज़्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है. ये अच्छी बात नहीं है. बिल्कुल. वहीं गरिमा जी, मैं आप क्योंकि एक गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं, रोबोटिक सर्जन भी हैं, जब बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्या लेकर आपके पास आती हैं, सो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू फाइंड कि क्या मोस्ट ऑफ द विमेन जो हैं वो अनअवेयर होती हैं अपनी बॉडी के बारे में या बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में? सो येस. एंड डू यू थिंक कि स्कूल्स कॉलेजेस में दे शुड बी मोर स्टडीज अबाउट इट? यस. अगर मैं अपनी IVF की OPD की ही बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आज की डेट में लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लेट प्रेगनेंसी प्लानिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो व्हेन दे कम टू माय OPD, स्पेशली आफ्टर 40 years वाले कपल, दे आर वेरी शॉक्ड टू नो कि फीमेल की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है. उनका कहना बहुत ही ईजी है कि सेलिब्रिटीज़ भी तो 40 के बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं बड़े आराम से. ये सेलिब्रिटी प्रेग्नेंट हो गई, वो सेलिब्रिटी प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती? उनको ये समझ ही नहीं है कि जो उन्होंने देरी करी है वो उनके आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसका बहुत प्रमुख कारण है. सो येस, तो ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलों में स्पेशली, कि आप अपनी बॉडी को जानें, आपकी बॉडी के साथ क्या चेंजेस आते हैं विद टाइम वो जाने, और फिर उसके बाद ही अपने लाइफ में डिसीजन ले, सो दैट यू आर अवेयर व्हाट यू आर डूइंग. अब फीमेल्स के लिए, क्योंकि आपने बताया अभी कि अगर अवेयर हो तो क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस होंगे फीमेल बॉडी के जो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए फीमेल्स को? क्योंकि जनरली अगर छोटा मोटा कुछ होता रहता है तो फीमेल्स तो उसको कहती है हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन महीना वेट कर लेती है उसके लिए, बट देन वो जो प्रॉब्लम है वो शायद बढ़ जाती है. तो कौन से ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं जिन्हें नहीं इग्नोर करना चाहिए? सो मैंने पहले जैसे बताया, नॉर्मल पीरियड के अलावा कुछ भी एबनॉर्मल है दैट इज़ ए अलार्मिंग साइन. पीरियड कम आना, पीरियड ज़्यादा आना, पीरियड बहुत स्पॉटिंग रह जाना, पीरियड के अलावा कभी भी ब्लीडिंग आ जाना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है. वन शुड लुक आफ्टर इट. ज़्यादा डिस्चार्ज आना, वेजाइनल डिस्चार्ज आना, या पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारे बहुत ही अलार्मिंग साइन है. वन शुड लुक फॉर दिस साइन, एंड कुछ भी
गड़बड़ लगती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। शी और ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि कुछ एबनॉर्मल है कि नहीं है, और ना कि अपने फ्रेंड्स या ChatGPT या गूगल करके उस सिम्टम्स के बारे में जाने। बिल्कुल। व्हेन अ कपल इज प्लानिंग फॉर IVF, अगर कोई कपल IVF के लिए प्लान कर रहा है तो क्या लगता है, क्योंकि काउंसलिंग तो आपने कहा आप करते हैं, काउंसलिंग प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू कन्विंस देम, बट उनका एक मेंटल प्रिपरेशन, एक मेंटल हेल्थ, उस टाइम पे क्या उनका मेंटल स्टेट है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें? जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, IVF के साथ सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचता है वो काफ़ी कुछ इमोशनल बर्डन और मेंटल बर्डन के साथ पहुंचता है। वो काफ़ी कुछ गलत सुन के आ चुका होता है IVF के बारे में, जो मिथ्स हैं मोस्टली, पर वो काफ़ी कुछ सुन के आया हुआ होता है। उनको ये लगता है कि शायद IVF लास्ट ऑप्शन है उनका, पर ऐसा उनका सोचना बहुत ही गलत है। IVF उनका लास्ट ऑप्शन ही मोस्टली बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। यस, जब हमारे पास कपल आता है तो वो इस माइंडसेट के साथ आता है कि मुझे IVF नहीं कराना है, नेचुरल प्रेगनेंसी करा के देख सकते हैं या और कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा के देख सकते हैं। इसी कारण से बहुत ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पहले देख लेंगे, कुछ और वो देख लेंगे, उसके बाद ही वो हमारे पास आते हैं। यस, जब तक हमारे पास आते हैं शायद अपना केस भी ख़राब कर लेते हैं तब तक में, क्योंकि वो और बहुत डिले करके आते हैं। बट वो मेंटल और मेंटल लोड के साथ तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि IVF के साथ सिर्फ इमोशनली दे आर नॉट अटैच, फाइनेंशियली ऑल्सो इट माइट बी अ बर्डन टू देम। आप एक रोबोटिक सर्जन भी हैं डॉक्टर गरिमा, रोबोटिक सर्जरी में क्या क्या नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और कितना लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं? पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में सर्जरी के फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। पहले के ज़माने में पेट में बहुत ही बड़े कट लग के और फिर ऑपरेशन होता था। फिर उसके बाद एक नई तकनीक आई थी जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं, आम भाषा में उसे दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं। उसमें पेट में बहुत ही छोटे छोटे से टाँके आते हैं, टाँके मतलब जो सुचर्स लगते हैं, जो इंसिजन्स लगते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। फिर उसके बाद उसमें पेट में डायरेक्टली हाथ ना डाल के हम इंस्ट्रूमेंट डाल के ऑपरेट कर रहे थे। तो पेट में 3 से 4 छेद आते हैं, मतलब इंसिजन्स आते हैं, और उसमें से आराम से सर्जरी हो जाती है। पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत ही स्मूथ रहता है। फिर अब उसके भी ऊपर आ गया रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में जो आमतौर पर लोगों को लगता है, जैसे आज की डेट में AI बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया हर जगह पे, तो उन्हें लगता है कि शायद रोबोटिक सर्जरी में कोई रोबोट आके सर्जरी करेगा। नहीं, करता डॉक्टर ही है, बट इंस्टेड ऑफ कि अब वो डॉक्टर एक कंसोल पे, जैसे एक प्ले स्टेशन होता है बिल्कुल वैसे ही कंसोल होता है, पे बैठ के ऑपरेट करता है। अब जो पेट में इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं वो और भी फाइन जाते हैं। अब जो पेट में जो टाँके आ रहे हैं, जो छेद हो रहा है वो और भी छोटा हो रहा है। तो उससे पेशेंट का रिकवरी और भी ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं अपने पेशेंट के एक्सपीरियंस की बात करूँ, सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी, आज सर्जरी की, कल पेशेंट कहता है मुझे पेन ही नहीं है, और उसको लगता है, और वो ये भी कहता है कि मैं they does not feel कि उनका कोई सर्जरी भी हुई है। So that is what the advancement has come in the field of surgery। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गरिमा हमारे साथ इस खास कार्यक्रम हम महिलाएं में जुड़ने के लिए, और इतनी सारी बातें, बहुत सारी महिलाएं जो इस वक्त आपको देख रही हैं, लाइव सुन रही होंगी, आपने बहुत सारे उनके हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें बताई, बहुत सारे मिथ्स को क्लियर किया, और ये भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी जो नए नए एडवांसमेंट्स हैं वो आज के समय में कितने कारगर साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल शुक्रिया साक्षी। और इसी के साथ हम महिलाएं कार्यक्रम इसको हम समापन की ओर ले जाते हुए, आज हमने केवल महिलाओं की बात की। अक्सर हम एक जिम्मेदार चैनल के नाते सरकार की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, तमाम मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन हम महिलाएं कार्यक्रम में हमने महिलाओं के मुद्दों, उनकी परेशानियों, अवसर, चुनौतियों की बात की। सुमन सैनी जी हमारे बीच रही, बीजेपी की तमाम दिग्गज हमारे साथ रही, कांग्रेस नेता हमारे साथ रही, तमाम वो हस्तियां जो अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रही हैं। दूसरी बेटी